ये मोमेंटम भी है लॉन्ग क्वेश्चन, इसको हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी, यानी इसमें दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, एक मास और एक वेलोसिटी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नई क्वांटिटी बनती है, उसको पी से लिखा जाता है और उसको मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। यूनिट अब आपको पता है कि जो मास जो है उसकी यूनिट किलोग्राम्स है और वेलोसिटी की यूनिट मीटर्स पर सेकंड है, तो हम इसकी यूनिट को किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं। अब अगर इस यूनिट को हम लोग सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर दें और सेकंड से डिवाइड भी कर दें तो ये वाला सेकंड और ये वाला सेकंड दोनों मल्टीप्लाई होकर ये सेकंड स्क्वायर बन जाएंगे। तो ये जो वैल्यू है, यानी कि जो लिखी हुई है इतने हिस्से में जो वैल्यू लिखी हुई है, इसको न्यूटन के साथ लिखा जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये सेकंड साथ वैसे ही आ गया, लिहाजा इस यूनिट को न्यूटन सेकंड के साथ भी लिखा जाता है। उसके बाद इसकी नेचर आ गई। नेचर जो है इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके बाद इसकी डायमेंशन आ गई। तो आपको पता है मैस है, मैस के लिए m लिखा जाता है, वेलोसिटी के लिए एल टी रेज टू द पावर -1 लिखा जाता है। तो ये बन गया एम एल टी रेज टू द पावर -1। तो ये इसकी डायमेंशन आ गई। इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट आ गया। कॉन्सेप्ट में मैं आपको ये बताऊं कि असल में ये जो मोमेंटम होता है ये हमें बताता है कि कितना आसान या मुश्किल है किसी भी जिस्म को रोकना अगर वो मूव कर रहा हो। तो वो हमें मोमेंटम से पता लगता है। जैसे कि एक ट्रेन मूव कर रही है, लेट से एक वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रही है और उसी वेलोसिटी से बाईसाइकिल भी मूव कर रही है। तो अब साइकिल को रोकना मुश्किल है या ट्रेन को? तो ट्रेन को रोकना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ट्रेन का मोमेंटम ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं होता कि मैस ज़्यादा होने की वजह से मोमेंटम ज़्यादा हो। बाज़ दफ़ा केस ऐसा होता है कि जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से मोमेंटम ज़्यादा होता है। जैसे साइकिल को रोकना आसान है लेकिन गन से निकली हुई बुलेट को रोकना मुश्किल है क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। बाज़ केसेस में ट्रेन के केस में मैस ज़्यादा है और बुलेट के केस में वेलोसिटी ज़्यादा है। दोनों सूरतों में जो है मोमेंटम इंक्रीज़ कर गया। इसके ये दो छोटे छोटे शार्ट क्वेश्चंस हैं, ये अक्सर आ सकते हैं, तो इसको हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। ये न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड मोमेंटम, तो सिंपल वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी वाली इक्वेशन है। वी आई दूसरी तरफ चला गया और यहाँ से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू ले ली। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू इस तरीके से लिखी जा सकती है। तो ए को इस साइड पे और इस वैल्यू को इस साइड पे लिख दिया, दोनों साइड पे एम मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो एम ए बन गया। एम ए जो है उसको फोर्स कहते हैं और ये वी एफ के साथ भी एम मल्टीप्लाई हुआ और वी आई के साथ भी, तो एम वी एफ माइनस एम वी आई बन गया। तो एम वी आपने अभी पढ़ा है कि जो एम वी होता है वो मोमेंटम होता है, तो इसलिए ये जो एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी बन गया। तो अब ये जो एम वी एफ है इसको फाइनल मोमेंटम और एम वी आई को इनिशियल मोमेंटम कहेंगे। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस इसमें ये याद रखना है कि ये जो फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स है और जो ये टाइम के साथ इसकी रेशियो है इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। इसके बाद आ गया इम्पल्स एंड न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ इसी इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है, इस इक्वेशन से हम ये वाला जो टी है ये एफ़ के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये वाला टी एफ़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है। डेल्टा पी यहीं पे रह जाता है। ये जो डेल्टा पी है ये असल में हमारा चेंज इन मोमेंटम है और ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है इसको इम्पल्स कहते हैं। इसमें ये जो फोर्स होती है ये वेरी लार्ज वैल्यू की होती है और टाइम वेरी शॉर्ट होता है। जैसे कि आप क्रिकेट में बैट्समैन एक हिट करता है बॉल को तो बड़ी ज़ोर से फोर्स लगाता है और बड़े थोड़े टाइम में हिट करता है। या जैसे कि क्रिकेट में एक जो प्लेयर होता है वो बॉल को कैच करता है, तो कैच करने के लिए भी उसके पास टाइम थोड़ा होता है और जो फोर्स उसके ऊपर लगी हुई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो वो जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है उसको, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में लगी हुई फोर्स को फिर हम इम्पल्स कह देते हैं। यूनिट इसकी फाइंड करनी है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है और टाइम की यूनिट जो है वो सेकंड है। एग्जांपल मैंने हिटिंग बॉल वाली एक दे दी है और इसको हम यूं पढ़ते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो ये देखें ना आप, डेल्टा पी है तो डेल्टा पी का मतलब है कि मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमने आई इज इक्वल टू डेल्टा पी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। असल में ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आता है कि डिफाइन मोमेंटम या डिफाइन लीनियर मोमेंटम एंड डिस्कस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब क्योंकि मोमेंटम की ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है ये बेसिक ये हमें देनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने बता दी। तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करने लगे हैं।
तो लेट्स से कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास m है, दूसरे का मास m2 है, ये दोनों बॉल्स हैं और राइट वर्ड जा रहे हैं, एक की वेलोसिटी v1 है और एक की वेलोसिटी v2 है। ये जो वेलोसिटीज़ हैं ये कोलिजन टक्कर खाने से पहले की वेलोसिटीज़ हैं। यहाँ पर ये दोनों टकरा गए और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ चेंज होकर नई जो वेलोसिटी बनी है वो v1 प्राइम और v2 प्राइम बन गई। अब जो इसमें समझने की बात है कि लेट्स से कि ये जो m1 बॉल है ना, ये इस तरफ आ रहा था, इसको सामने से पहले किसने टक्कर मारी? m2 ने। यानी m2 ने इसको इस तरफ फोर्स लगाई, बॉल इस तरफ आ रहा था और पहली फोर्स m2 ने लगाई इस तरफ, F फोर्स लगाई है m1 के ऊपर। अब जब m1 के ऊपर F फोर्स लगाई है तो m1 ने रिएक्शन फोर्स इस m2 के ऊपर लगाई, जिसको यहाँ पर हम F प्राइम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको डायग्राम समझा दिया, इसको हम दोबारा डिटेल से देखते हैं, लेकिन पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। यह है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब लीनियर मोमेंटम क्या चीज़ है वो मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ पर हमने इसको डिटेल से पढ़ लिया है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एक्सटर्नल एजेंसी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर सकती, यानी बाहर से उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही होती और सिस्टम खुद से काम कर रहा होता है। तो इस तरह का जो सिस्टम है उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो यानी कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है और उसको बाहर से कोई फोर्स डिस्टर्ब नहीं कर रही तो उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो हमेशा टोटल लीनियर मोमेंटम वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन बड़ी सिंपल है। हमने ये जो भी इक्वेशन पढ़ी थी I = F × T, इसको दोनों बॉल्स के लिए लिख लेना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल और चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल। मैंने अभी बताया था कि F × T जो है ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। समझने वाली बात जो है वो मैंने पहले भी बताई है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। m1 इस तरफ जा रही थी और पहली फोर्स रुकावट आगे से m2 ने की जिसने उसको टक्कर मारी। तो m2 ने आगे से रुकावट की तो m2 ने उस पर फोर्स लगाई F, यानी जो F फोर्स लगी है उसने m1 का मोमेंटम चेंज किया। तो इसलिए जब फोर्स F लगी तो मोमेंटम जो चेंज हुआ वो m1 का हुआ। ये जो प्राइम जिसके ऊपर ये निशान लगा हुआ ये प्राइम है, तो प्राइम वाली वैल्यू कोलिजन टक्कर खाने से बाद की है और प्राइम के बगैर वाली जो है वो टक्कर से पहले किया। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल हुआ किस फोर्स की वजह से? F फोर्स की वजह से। दूसरी सूरत ये है कि जब ये बॉल आ रही थी और इसको m2 ने टक्कर मारी और वो फोर्स लगाई उसने F, तो m1 ने अब रिएक्शन फोर्स लगाई और उस रिएक्शन फोर्स का नाम हम F प्राइम रख देते हैं। तो जो F प्राइम फोर्स है उसने किसका मोमेंटम चेंज कर दिया? उसने m2 का मोमेंटम चेंज कर दिया। तो इसलिए m2 का जो चेंज इन मोमेंटम है ये फाइनल वैल्यू के लिए प्राइम लगा दिया और इनिशियल के लिए प्राइम नहीं लगाया। तो ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल है वो किस फोर्स की वजह से हुआ है? वो F प्राइम की वजह से हुआ है। इस वाली इक्वेशन का नाम 1 और इस वाली इक्वेशन का नाम 2 रख दिया। अब हमने सिंपली इनको जो है ऐड करना है, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में, ये प्लस का साइन और ये लेफ़्ट साइड जो है इधर लिख दी, लेफ़्ट वाली में लेफ़्ट ऐड हो गई और राइट साइड में ये वाली राइट साइड ऐड हो गई। अब इन दोनों में जो है वो t कॉमन आ रहा है तो t को साइड पर लिख लिया और उसके बाद ये इक्वेशन सारी वैसे की वैसे ही लिखी रही। आप जानते हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, एक फोर्स F प्राइम है और दूसरी फोर्स जो है वो F है। ये दोनों फोर्सेस यहाँ पर हमने देखा है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर F प्राइम को पॉजिटिव लिखेंगे, यानी अगर मैं इसके साथ पॉजिटिव लिख दूँ तो फिर इसके साथ नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जहाँ पर भी F प्राइम लिखी होगी उसकी जगह पर नेगेटिव F लिख सकते हैं। तो जब इसकी जगह पर हम नेगेटिव F लिखेंगे तो ये वाला F इस F के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करें आंसर ज़ीरो आता है, इसलिए मैंने इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया है। बाकी सारी वैल्यू सेम जैसे लिखी हुई आ रही है ऊपर से वैसे ही लिख देंगे। ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये नेगेटिव हैं, इनको मैं दूसरी साइड पर ले गया हूँ। तो अब एक साइड पर प्राइम के बगैर वाली वैल्यूज़ आ गई हैं और दूसरी साइड पर प्राइम के साथ वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये जो प्राइम के बगैर वाला कोलिजन है ये बिफोर कोलिजन है और जो प्राइम के साथ कोलिजन हुआ है ये आफ्टर कोलिजन है।
और ये वो हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी ऊपर, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम सेम आ गया। इसको याद लगाने का तरीका, रट्टा लगाने का तरीका 1 1 2 2 बिफोर कोलिजन, 1 1 2 2 आफ्टर कोलिजन। और ये इससे रिलेटेड शार्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल जो हैं वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। थैंक यू वेरी मच।